दोस्तों, दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा देश की हाई प्रोफाइल सीट में से एक बन गई है, क्योंकि यहां पर इस बार मुकाबला बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार के बीच हो रहा है। 25 मई को इस सीट पर वोटिंग होने जा रही है। तो चलिए आज के वीडियो में बताते हैं कि इस बार यहां पर किसका पलड़ा भारी होगा। क्या कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को चुनाव हरा देंगे या मनोज तिवारी एक बार फिर कमर खिलाने में सफल हो पाएंगे? इसे समझने के लिए चलिए जानते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण, पिछले 2 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का एनालिसिस। लेकिन इसे जानने से पहले आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली नाम से ये लोकसभा सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट का काफ़ी हिस्सा पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में आता था। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर शामिल है। परिसीमन के बाद 2009 में हुए पहले चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने भाजपा के BL शर्मा को शिकस्त दी थी। कांग्रेस ने ये चुनाव 2 लाख से अधिक वोटों से जीता था। जयप्रकाश अग्रवाल को 5,18,000 के करीब वोट मिले थे, जबकि BL शर्मा को 2,95,000 वोट मिले थे। हालांकि 2014 में चली नरेंद्र मोदी की लहर और आम आदमी पार्टी के उभार के दौर में कांग्रेस को ये सीट बचाना तो दूर, वो तीसरे नंबर पर आ गई। इस सीट पर पूरबिया वोटरों की अच्छी खासी तादाद को अपने पक्ष में भुनाने के लिए बीजेपी ने 2014 में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और सिंगर मनोज तिवारी को टिकट दिया। बीजेपी का ये दांव काम कर गया। तो चलिए अब आपको 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता देते हैं। दोस्तों, अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी उम्मीदवार थे, वहीं कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश अग्रवाल चुनाव लड़ रहे थे और आम आदमी पार्टी से आनंद कुमार चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी के मनोज तिवारी को यहां पर 5,93,000 के करीब वोट मिलता है, वहीं जयप्रकाश अग्रवाल को 2,14,000 के करीब वोट मिलता है और आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को यहां पर 4,51,000 के करीब वोट मिलता है। यानी बीजेपी के मनोज तिवारी को 45.2%, जयप्रकाश अग्रवाल को 16.3% और आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को 34.4%। इस सीट पर जो है बीजेपी जो है यहाँ पर 1,41,000 से अधिक वोटों से यानी मनोज तिवारी यहाँ पर जीतने में कामयाब हो जाते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए कि किस विधानसभा में कौन सी पार्टी आगे थी, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है 2 विधानसभा क्षेत्रों में 2014 में आगे थी, वहीं बीजेपी बाकी सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी और कांग्रेस एक भी विधानसभा सीटों में आगे नहीं हो सकी। तो इस तरह से 2014 का जो चुनाव है वो मनोज तिवारी ने जीत लिया और बीजेपी ने जीत लिया। लेकिन यहाँ पर आप वोटिंग परसेंटेज को जो है वो ध्यान में रखिए, क्योंकि हम आपको आगे इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। अब अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी उम्मीदवार थे एक बार फिर, और कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। शीला दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी थी। उसके अलावा आम आदमी पार्टी से यहाँ पर दिलीप पांडे जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। अगर बात करें मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी को यहाँ पर 7 लाख से अधिक वोट जो है वहाँ पर उन्हें मिलता है। 7.5 लाख का जो आंकड़ा है वो पार कर जाता है। वहीं अगर शीला दीक्षित की बात करें तो शीला दीक्षित को 4,21,000 के करीब वोट मिलता है और आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे को 1,90,000 के करीब वोट मिलता है। यानी कि 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं था और दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में लड़ रही थी। तो यहाँ पर मनोज तिवारी को जो है 54% जो है वो वोट मिलता है और उनका जो जीत का जो अंतर था वो 3 लाख से अधिक था। 3,63,000 वोटों से जो है उन्हें जीत मिलती है। बीजेपी 9 जो विधानसभा क्षेत्र में वो आगे रहती है और वहीं कांग्रेस 1 विधानसभा सीट में जो है आगे रहती है। आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में जो है वो बहुत बुरा हाल हो गया 2014 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि मनोज तिवारी को 54%, शीला दीक्षित को 29% और दिलीप पांडे को 13.1% ही यहाँ पर वोट जो है वो मिलता है। तो चलिए अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर क्या स्थिति थी। जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी जो है यहाँ की 7 विधानसभा क्षेत्र में जीतने में कामयाब हो गई और बीजेपी यहाँ की 3 विधानसभा क्षेत्रों में जीतने में जो है वो कामयाब होती है। और अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें कि कौन सी पार्टी को कितना वोटिंग परसेंटेज जो है वो 2020 के विधानसभा चुनाव में मिलता है, तो बीजेपी को सिर्फ 33.8% वोटिंग जो है वो वोट मिलता है। कांग्रेस को सिर्फ 3.3% और आम आदमी पार्टी को 53.6%। यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए
तो यहाँ पर जो मामला है वो पूरी तरह से पलट जाता है। 3,12,000 से अधिक वोट जो है वो अधिक मिलता है आम आदमी पार्टी को एज़ कम्पेयर टू बीजेपी। तो जो 2020 में जो विधानसभा चुनाव का देखा जाए तो वो बीजेपी और के हिसाब से काफ़ी आगे थी 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले। लेकिन यही है कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं और लोकसभा चुनाव होता है उनमें काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि 2000 जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वो काफ़ी स्थानीय मुद्दे पर लड़े जाते हैं, विधायकों के चेहरे पर लड़े जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और फिर उनका मुख्यमंत्री कौन बनता है ये सारी बातें भी मैटर करती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, अब अगर इस सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो इस सीट पर यूपी और बिहार के प्रवासियों की संख्या निर्णायक मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूर्वांचली को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ के अनुमानित जातिगत आंकड़े की बात करें तो मुस्लिम 21.5%, पिछड़ा वर्ग 21%, ब्राह्मण 18% और अनुसूचित जाति 17%, गुज्जर 5.5%, वैश्य 5%, पंजाबी 5% और जाट 4% माने जाते हैं। तो चलिए अब आखिरी में यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर किसका पल्ला भारी हो सकता है। आपने यहाँ पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखा, यहाँ का जातिगत समीकरण भी देखा, जिसे देखने पर यह समझ आता है कि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ होने से मनोज तिवारी के सामने जीत की राह जो है वो थोड़ी मुश्किल हो गई है। 2019 में कांग्रेस की शीला दीक्षित को 4,21,000 के करीब वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे को 1,90,000। अगर दोनों के वोटों को मिला भी दिया जाए तो 6,11,000 वोट होते हैं और अकेले मनोज तिवारी को 7,87,000 वोट मिले थे। लेकिन वहीं अगर 2014 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें तो आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को 4,52,000 और कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल को 2,14,000 वोट मिले थे। अगर दोनों ही उम्मीदवारों के वोट को जोड़ा जाए तो ये मनोज तिवारी को मिले 5,96,000 वोटों से भी ज़्यादा होता है। तो यही वो गणित है जो यहाँ पर कन्हैया कुमार के लिए उम्मीद की किरण है। मनोज तिवारी यहाँ पर पिछले 2 बार से सांसद हैं, ऐसे में उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर सकता है, लेकिन उनके लिए मोदी मैजिक और राम मंदिर जैसे मुद्दे फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। वहीं कन्हैया कुमार युवा हैं और अच्छे वक्ता भी माने जाते हैं, इसका असर भी युवा वोटर्स के बीच पड़ सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कौन जीतेगा यह मुकाबला, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।